Hey guys, welcome back to Prep Humanities. Hope you all are doing absolutely fine. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम BA 6 सेम पॉलिटिकल साइंस मेजर माइनर कोर्स टाइप 1 जो है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया उसका जो है यूनिट 2 हम कवर करने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक दिया गया है फेडरलिज्म इन इंडिया थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इससे पहले के लेक्चर वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इस सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो ये वीडियो लेक्चर है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फेडरलिज्म की जो है डेफिनेशन देखते हैं। फेडरलिज्म एक ऐसे सिस्टम को कहा जाता है, गवर्नमेंटल सिस्टम को कहा जाता है, जहाँ पर जो पॉलिटिकल पावर जो है या लेजिस्लेटिव पावर्स, जो भी पावर्स होते हैं ना, वो डिवाइडेड होते हैं सेंट्रल अथॉरिटी और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिटिकल यूनिट्स होते हैं जैसे कि स्टेट्स या जो भी यूनियन टेरिटरीज़ या रीजनल अथॉरिटीज़। इनके दरमियान जो है डिवीजन ऑफ पावर होता है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें जो है उसका फेडरल नेचर देखने को मिलता है विद यूनिटरी फीचर्स, यानी कि इसके अंदर हमें देखने को मिलता है क्या फेडरल फीचर्स, लेकिन इसके साथ साथ यूनिटरी बायस भी हमें देखने को मिलता है। फेडरलिज्म एज अ प्रिंसिपल जो है इंश्योर करता है कि डिवीजन ऑफ पावर हो बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, ताकि जो पॉलिटिकल बैलेंस जो है ना वो मेंटेन रह सके। अगर हम बात करें क्लासिकल फेडरेशंस की तो उनमें से उनकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, यूएसए है और कनाडा है, और इनको जो है क्लियर डिमार्केशंस है अपने पावर्स के दरमियान। यानी कि कनाडा जो है यूएसए का ही हिस्सा है, लेकिन वो जो है अलग जो है देश भी है, लेकिन इसके साथ साथ इन दोनों की अलग से जो है फेडरेशन भी है। दोनों की जो है ना हमें देखने को मिलता है, दोनों के अंदर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस, अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, अलग अलग फ्लैग्स वगैरह होते हैं। हालांकि अगर हम इंडिया की बात करें ना, इंडिया की फेडरलिज्म की, ये वाला फेडरलिज्म जो है ना बहुत यूनिक है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रोवाइड की जाती है सिग्निफिकेंट पावर सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, और जो स्टेट की ऑटोनॉमी है ना उसको भी मेंटेन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ही प्रेसिडेंट होता है, एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है, एक ही फ्लैग है और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म? एक स्टेट या एक कंट्री को जो है फेडरल कहलाने के लिए उसके अंदर क्या क्या फीचर्स पाए जाने चाहिए? सबसे पहला, ड्यूअल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि स्टेट लेवल पे अलग गवर्नमेंट होनी चाहिए और सेंट्रल लेवल पे अलग गवर्नमेंट। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए फेडरल कंट्री के अंदर, फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर, ताकि उसके अंदर जो है जो भी पावर्स होना स्ट्रक्चर के, वो जो है प्रॉपरली डिफाइंड हो, और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चलनी चाहिए उस कंट्री के अंदर, तभी हम उसको जो है फेडरल कंट्री कहला सकते हैं। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा तो उसको चेंज करने की हिम्मत भी किसी में नहीं होगी। अनदर जो हमें की फीचर देखने को मिलता है फेडरलिज्म का, वो है डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी कि थ्रू लिस्ट्स, यानी कि लिस्ट्स के थ्रू जो है हम पावर्स को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इसके बारे में हमने बात करी हुई है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, जिसके अंदर जो है कोई भी इंटरप्ट ना करना चाहिए, ना ही लेजिस्लेचर, ना ही एग्जीक्यूटिव, ना ही कोई और इलेक्शन कमीशन वगैरह की बॉडी, वो भी इसके अंदर जो है इंटरफेयर ना ही करना चाहिए। और यही जो जुडिशरी है इसको जो है इंडिपेंडेंटली जो है पावर्स होने चाहिए कि वो जो है डिस्प्यूट्स को जो है रिजॉल्व कर सके ईजीली। इसके साथ साथ इंडिया का जो फेडरलिज्म अगर हम देखें ना, इसको कहा जाता है क्वाजी फेडरलिज्म, या क्वाजी फेडरल स्टेट भी कहा जाता है इंडिया को। यानी कि इस इंडिया के अंदर जो है हमें दोनों चीज़ें देखने को मिलते हैं, दोनों टाइप के फीचर्स। एक फीचर है फेडरल फीचर और दूसरा है यूनिटरी फीचर, यानी कि यहाँ पर यूनिटरी गवर्नमेंट भी है, फेडरल गवर्नमेंट भी है, यानी कि यहाँ पर फेडरलिज्म है विद यूनिटरी बायस। चलिए अब बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें कौन कौन से जो है फेडरल फीचर्स देखने को मिलते हैं।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके अंदर हमें मल्टीपल प्रोविजंस देखने को मिलते हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर जो है इस्टेब्लिश करता है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। सो पहला देखने को हमें मिलता है डिवीजन ऑफ पावर्स। सो सेवन्थ शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है प्रोवाइड किया गया है वो ही डिमार्केट करता है डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, यानी कि लॉज किन किन सब्जेक्ट्स पे कौन कौन सी गवर्नमेंट बनाएगी। सो 3 लिस्ट्स जो है बनाए गए हैं और इन्हीं 3 लिस्ट्स के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट्स जो है लॉज बना सकती है। यूनियन लिस्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। इसके अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी। और स्टेट लिस्ट के ऊपर जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है लॉज बना सकती है। और स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं उसके अंदर आता है पुलिस, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। सो जो कंकरेंट लिस्ट है उसके ऊपर दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लॉज बना सकती है। इसके अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि एजुकेशन, क्रिमिनल लॉ एंड एनवायरनमेंट। सो अगर किसी लिस्ट के ऊपर यानी कि कंकरेंट लिस्ट मिसाल के तौर पर इसके ऊपर जो है दोनों ने लॉज बनाए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने भी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी। सो जो लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं ना वो जो है प्रिवेल करेंगे ओवर स्टेट लॉज। दूसरा फेडरल फीचर जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलता है वो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना यही हाईएस्ट लॉ है इंडिया के अंदर और सारी की सारी गवर्नमेंट्स जो है ना उनको ज़रूरी है कि वो जो है फंक्शन करे विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अगर कोई भी डिस्प्यूट वगैरह हो ना रिगार्डिंग द फेडरल मैटर्स तो उसके ऊपर जो है डिसीजन लेने का हक सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का होगा। थर्ड फेडरल फीचर जो हमें देखने को मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सो वो है बाई कैमरलिज्म, यानी कि इंडिया की जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है, यानी कि 2 हाउसेस पाए जाते हैं इंडियन लेजिस्लेचर के अंदर। जैसे कि राज्यसभा एक हाउस होता है और दूसरा होता है लोकसभा। लोकसभा के अंदर डायरेक्टली इलेक्टेड होकर आते हैं मेंबर्स और राज्यसभा के अंदर जो है इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं मेंबर्स के। सो जो राज्यसभा है ना उसके अंदर जो है ना जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो स्टेट्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल लेवल के ऊपर। और फोर्थ जो हमें फेडरल फीचर देखने को मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ना वो एक्ट करता है एज फाइनल अथॉरिटी, चाहे वो सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हो या कोई भी डिस्प्यूट्स हो। सो जो फेडरलिज्म हमें इंडिया में देखने को मिलता है बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर, सो क्या वो यूनिफॉर्म है? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है सिमेट्रिकल फेडरलिज्म नहीं देखने को मिलता है बल्कि एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म देखने को मिलता है। यानी कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है ये बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं है अक्रॉस ऑल स्टेट्स। कुछ स्टेट्स को जो है स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 जो है जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था बिफोर एब्रोगेशन ऑफ 2019। सो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो है ना जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको जो है स्पेशल प्रोविजंस यानी कि स्पेशल स्टेटस मिला था। आर्टिकल 371 ये जो है स्पेशल प्रोविजंस ग्रांट करता है कुछ नॉर्थ ईस्टर्न और वेस्टर्न स्टेट्स को। और 5th एंड 6th शेड्यूल जो है ना ये भी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें देखने को मिलता है। और इसके अंदर जो है प्रोवाइड किए गए हैं स्पेशल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स किन के लिए, ट्राइबल एरियाज़ के लिए। सो ये जो एसिमेट्रिक नेचर है ये अराइज होता है फ्रॉम इंडियाज़ डाइवर्स सोशो पॉलिटिकल कंडीशंस। सो अगर हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखें फेडरलिज्म का या ये देखें कि प्रैक्टिकली कैसी रही इंडिया की फेडरलिज्म, सो उसके अंदर हमें कुछ एवोल्यूशन देखने को मिला और कुछ ट्रेंड्स देखने को मिले इंडियन फेडरलिज्म के अंदर। सो इंडिया का जो फेडरलिज्म है ये इवॉल्व हुआ है डिफरेंट फेजेस के अंदर। पहला फेज़ था कांग्रेस डोमिनेंस फेज़ और इसके अंदर हमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिली, क्योंकि
जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो वाली पार्टी पावर में थी वही पार्टी जो है बाकी स्टेट्स के अंदर जो है पावर में थी। सो इसलिए स्मूथ फंक्शनिंग हमें देखने को मिली फेडरलिज्म की। और अगर हम देखें जब सेकंड फेज़ आया 1980s टू 1990s, इस फेज़ को कंसिडर किया जाता है राइज ऑफ रीजनल पार्टीज़, क्योंकि इस फेज़ के अंदर जो है कांग्रेस का डोमिनेंस जो है कम होने लगा और रीजनल पार्टीज़ जो है उनको स्ट्रेंथन होना पड़ा और वो स्ट्रेंथन होने लगी, जिससे जो है कोलिशन पॉलिटिक्स जो है वो भी वजूद में आई और इससे जो है सेंटर का डोमिनेंस भी कम हो गया। हमें जो है तीसरा फेज़ देखने को मिला 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद, और इसको कहा जाता है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन फेज़। इस जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो हुई उससे जो है स्टेट्स को का रोल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग के अंदर। स्टेट को जो है सेंटर की तरफ से जो है फैसिलिटेट किया गया ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इसके बाद हमें फोर्थ फेज़ देखने को मिला जो 2014 से अब तक चल रहा है, उससे कहा जाता है कोऑपरेटिव फेज़। इसके अंदर जो है जीएसटी काउंसिल बनाई गई। इस जीएसटी काउंसिल ने जो है फैसिलिटेट किया सेंटर स्टेट कोऑपरेशन। इसके साथ साथ नीति आयोग जो है वो जो है फॉलो करने लगी बॉटम अप अप्रोच इंस्टेड ऑफ टॉप डाउन अप्रोच। सो अगर हम बात करें इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सो उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं जो सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, उसकी बात अगर हम करें वो जो है हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बावजूद जो है कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और इसके अंदर कुछ टाइप्स के कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं जैसे कि लेजिस्लेटिव कॉन्फ्लिक्ट, फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। सो जो लेजिस्लेटिव कॉन्फ्लिक्ट है वो जो है ज़्यादातर होता है कंकरेंट लिस्ट के लॉज के ऊपर। सो जो फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है ये होता है ज़्यादातर जो रेवेन्यू शेयरिंग एंड ग्रांट्स का जो मुद्दा होता है उनके ऊपर जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड अपोजिशन रूल्ड स्टेट, यानी कि अगर सेंटर में जो है एक गवर्नमेंट होगी और स्टेट में दूसरी अपोजिशन वाली गवर्नमेंट होगी तो डिस्प्यूट्स होने ही होने हैं। सो दूसरा जो हमें इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस के अंदर जो है दूसरा एस्पेक्ट देखने को मिलता है वो है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग दीज डिस्प्यूट्स, यानी कि इन डिस्प्यूट्स को जो है रिजॉल्व करने के लिए जो है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी तैयार किया गया है। एक है इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263 के अंडर जो है ये वाला काउंसिल बनाया गया है। और दूसरा है जोनल कॉन्फ्लिक्ट फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तीसरा है नीति आयोग जो मीडिएशन का काम करती है। और फोर्थ इज सुप्रीम कोर्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इन डिस्प्यूट्स को जो है रिजॉल्व करने के लिए। तो इंडियन फेडरलिज्म को भी जो है बहुत सारे चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है। सो ये चैलेंजेस क्या है जो इंडियन फेडरलिज्म को फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला चैलेंज है फाइनेंशियल डिपेंडेंस। सो स्टेट्स जो होती है ना उनको रिलाई करना पड़ता है सेंटर के ऊपर फंड्स के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है फेडरलिज्म का। दूसरा चैलेंज है इंडिया के फेडरलिज्म का, वो है गवर्नर का रोल। गवर्नर को ऐसा समझा जाता है कि ये जो है ना एजेंट होता है सेंटर का। और जो तीसरा हमें जो है लिमिटेशन देखने को मिलती है या चैलेंज देखने को मिलता है वो है आर्टिकल 356 का मिसयूज़ होना। सो प्रेसिडेंट रूल जो है इम्पोज कर दिया जाता है पॉलिटिकल गेन्स के लिए। फोर्थ चैलेंज इज़ रीजनलिज्म एंड सेंसेशनिस्ट मूवमेंट। सो ये वाला जो चैलेंज है इसके अंडर जो है कुछ स्टेट्स जो है डिमांड करती है ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी की। सो उससे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है इंडियन फेडरलिज्म के अंदर। इसके साथ साथ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हमें देखने को मिलती है बिटवीन स्टेट्स, यानी कि अनइक्वल डेवलपमेंट हुई है स्टेट्स के अंदर। कुछ स्टेट्स ज़्यादा डेवलप्ड है, कुछ बहुत ज़्यादा पुअर भी है। तो कंक्लूड वी कैन से कि जो फ्यूचर है इंडियन फेडरलिज्म का वो कुछ इस तरह होगा कि जो इंडियन फेडरलिज्म है ना ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक सिस्टम है और ये जो है इवॉल्व हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो हमें जो है ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं, शिफ्ट्स देखने को मिलते हैं टुवर्ड्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखने को मिला है हमें। सो जहाँ पर हमें जो है बोथ सेंटर और
स्टेट जो है दोनों एक साथ काम करते हुए दिख रहे हैं फॉर गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। सो अगर हम फ्यूचर इम्प्रूवमेंट्स की बात करें सो उनके अंदर आ सकता है कि फिस्कल ऑटोनॉमी जो है स्टेट्स की वो जो है ज़्यादा होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए रोल इंटर स्टेट काउंसिल का। इसके साथ साथ जो डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन द स्टेट्स उसके लिए जो है बेटर रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म जो है लाना पड़ेगा। और की टेकअवेज अगर हम देखें इंडियन फेडरलिज्म के वो है कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है ना ये यूनिक है। ना ही ये प्योरली फेडरल है ना ही ये प्योरली यूनिटरी है इंडिया का स्ट्रक्चर। सो इंडिया का गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं हम इसे। सो लेकिन ये वाला जो फेडरलिज्म है ये एक बैलेंस्ड है और इसके अंदर हमें मिक्सचर देखने को मिलता है बोथ यूनिटरी और फेडरल फीचर्स का, ताकि जो नेशनल यूनिटी है उसको हम मेंटेन रख सके और हम जो है स्टेट्स की ऑटोनॉमी है उसको जो है इंश्योर कर सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।